अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है ताहिर गौहर साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सब उनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज थैंक आपने यू वेरी जॉइन मच। किया। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। जी, थैंक यू वेरी मच। सर बड़े हंगामे मचे हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम आपसे पूछें कि आप क्या समझ रहे हैं, हो क्या रहा है ये सब। एक तरफ ड्रोन अटैक्स का कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और वो ये कह रहे हैं अभी वैसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान ये कर रहा है। और 3 दिन से ये चीज चल रही है। और दूसरा आज फिर एक और उन्होंने फिर एक ड्रोन जो है वो देखा है, और फिर दोबारा से, क्योंकि मैं मुसलसल उनके टीवी चैनल्स पे जा रही थी, तो ये अपडेट्स हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। क्या समझते हैं आप, क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद इस तरह की कोई बात कर सकता है, इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हंगामे हैं उस रीजन में। कभी-कभी हमें यहाँ बैठकर उम्मीद होती है कि शायद वो कम हो जाएँ, उसमें कुछ सीरियसनेस आ जाए, क्योंकि उन हंगामों में नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है। जब अमेरिकन्स कोई दबाव डालते हैं या अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं और उसके बाद उनकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, पाकिस्तान हो, भारत के साथ हो या जो फ्रंट पे उनकी बात होती है, उससे कभी-कभी एक उम्मीद होती है। जैसे सीज़ फायर हुआ था, बाजवा साहब ने कहा था जी कि हम चाहते हैं कि पुरानी सारी बातों को भूल दिया जाए और अमन की बात की जाए। तो जब कभी इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो हम सबको धोखा होता है कि शायद कोई थोड़ा-सा एक सीरियस टर्न इस कहानी में आ रहा है, शायद कुछ उस रीजन की बेहतरी हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो नॉन सीरियस एक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि फिर वही वो जो विशियस साइकिल है चलने लग पड़ता है। तो दुःख होता है कि क्या हमारी ज़िंदगियों में कोई बेहतर होने के चांस हैं या नहीं हैं? क्या दिक्कत है आफ्टर ऑल इस माइंडसेट में? अब आपने बात की ख़ास तौर पर ड्रोन के जो वहाँ पे अटैक हुए, जम्मू के जो इंडियन फ़ोर्सेस की एक बेस है, उस पे एक अटैक हुआ, तकरीबन 2 किलो के वहाँ पे बॉम्ब गिरे और उससे 2 लोग ज़ख्मी भी हुए। और वो यानी इसका मतलब ये कि एक अलार्मिंग है, उसके बाद भी देखे जा रहे हैं ड्रोन्स। तो यूँ लगता है कि जैसे ये सिलसिला एक नई टेरर वेव की सूरत में उभर रहा है। अच्छा, अगर ये नई टेरर वेव की सूरत में उभर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि उस खित्ते में कोई बेहतरी के चांसेस नहीं है। अब आपने कहा कि भारत का ये कहना है, भारत ने अभी तक सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन भारत का मीडिया ज़रूर ये बात कह रहा है, उस पे क्या सराहियाँ की जा रही हैं। और भारत का मीडिया जिन बिना पे ये बात कह रहा है, कर रहा है, उसमें बहरहाल वज़न तो है, इसलिए कि इस तरह की हरकतें कौन करेगा? 2 सूरतें हैं, अगर वो खुद से होम ग्रोन कोई वहाँ के लोग हैं, तो वो भी तो कहीं न कहीं से मदद लेते होंगे। अब कश्मीर के ऐसे हालात तो रहे नहीं कि वहाँ पे कश्मीरी ही ये सब कुछ कर रहे हों, वो तो पहले भी नहीं करते थे, बाहर से ही मदद जाती थी तो उनको वो करते थे। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है कि रेडिकलाइज़ेशन, एक्सट्रीमिज़्म की, आइसिस स्टाइल की रेडिकलाइज़ेशन, वो भारत में हो रही है। अब आइसिस स्टाइल की रेडिकलाइज़ेशन जो है, वो कश्मीर को ही क्यों टारगेट करेंगे? ये एक अहम सवाल है। वो कहीं केरला में जहाँ पे हो रही है, असम में या वेस्ट बंगाल में वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे, तो वो कश्मीर में क्यों कर रहे हैं? तो कश्मीर एक जुड़ा हुआ है, एक बज़वर्ड कि जी ये कश्मीर एक मतलब पाकिस्तान कहता है जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, भारत का ये कहना है कि भई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। अगर हम बिल्कुल आरज़ू आप और मैं गैर जानिबदार होकर देखें, तो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी तो नहीं कहती कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कभी अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, यूरोपियन यूनियन ने, कभी किसी ने कहा है कि भई ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो भी नहीं कहते। इवन रिसेंटली यूएनओ की जो लिस्ट में कोई एक आध क्लॉज़ की बेस पे आता था कि वो भी निकल गया। तो फिर अगर ये सिचुएशन है, तो फिर सोचने वाली बात ये है कि इस तरह के ड्रोन्स के जो हमले हो रहे हैं, या अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड का भी एक अटैक हुआ था, चूँकि जम्मू कश्मीर में अब इस तरह की हरकतें या इस तरह की खबरें नहीं जन्म ले रही थी।
ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखिए स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। वो हड़तालें हुआ करती थी, ख़त्म हो गई। और ये अलग बात है कि कोविड ने काफ़ी बुरा हाल किया, वो तो पूरी दुनिया का बुरा हाल किया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर भारतीय मीडिया ये चीख रहा है कि जी इसके पीछे कोई पाकिस्तान के सीरियस या नॉन सीरियस एक्टर्स हो सकते हैं, तो इस पे हम वाक़ई डिबेट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिगेशन है, चूँकि जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात कोई बहुत गलत नहीं है। सर, पाकिस्तान भी अलग-अलग तरह की स्टेटमेंट देता है। कभी ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कभी ये कहते हैं नहीं हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात करते हैं, और कभी ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ मुसलमान हैं वहां पे इसलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से चाइनीज मुस्लिम्स की बात की जाती है या दीगर मुस्लिम्स की बात की जाती है, तो वहां पे वो कहते हैं कि नहीं, चाइना से तो हम अलग से बात करेंगे, हम किसी के सामने बात नहीं करेंगे। एक डबल स्टैंडर्ड्स, एक कहना चाहिए दो तरह की पॉलिसीज, उनकी डबल पॉलिसीज सामने आती हैं। आपके ख्याल से फिर क्या दुनिया हमें सीरियसली लेगी जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी? देखिए, दुनिया तो दूर की बात है, जो पढ़े लिखे समझदार पाकिस्तानी हैं, वो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं लेते। ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये हिपोक्रेसी ही नहीं है, ये वाज़े तौर पर इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हों, वो कश्मीर के मुसलमानों के कार्ड को खेलना चाहते हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जो एग्जिस्टेंस है मेनली, या जो उनका वजूद है, वो कश्मीर के इशू पर ही है। पाकिस्तान की डिफेंस की जितनी भी स्पेंडिंग है, और आप देख लीजिए तलीम का कितना बुरा हाल है, तलीम के लिए कोई वहाँ पे है ही नहीं, बजट ही नहीं है, ना होने के बराबर है। तो सारी के सारी जो डिफेंस खर्चे हैं, वो तो कश्मीर को टारगेट करके है ना, भारत को टारगेट करके है। चीन के साथ उनका मसला कोई नहीं है, ईरान के साथ थोड़ा बहुत मसला है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी स्पेंडिंग नहीं चाहिए। हाँ, अब अफगानिस्तान के लिए इनकी स्पेंडिंग बढ़ सकती है, वो खतरा इनके लिए है, लेकिन इनकी सारी लागत, सारा जो खर्चा है, वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो अब इनके लिए मुमकिन नहीं है कि भाई कश्मीर को ये भुला दें, चूँकि सारा खर्चा कश्मीर के नाम पे हो रहा है। मिस्टर बाजवा कहते हैं जी कि चलिए हम भुला देते हैं पुरानी बातों को, कोई हम जिक्र नहीं करते, आगे की दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये सब कहने कहलाने की हद तक हैं। अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा, ना प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं। आपने कहा कि कश्मीर के बारे में इनकी कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं होती, वो भी कई कई तरह की स्टेटमेंट होती है। और फिर चाइनीज़ मुस्लिम के साथ जो पाकिस्तान का रवैया है या जो उसके बारे में इनका स्टैंड है, वो हमारे सामने है। तो ये जब इस्लामोफोबिया की बात होगी, हमने पिछले शो में भी आपके बात की, तो ये कनाडा, अमेरिका, इधर की बात करेंगे तो चीन की बात नहीं करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर से चीन के बारे में पूछा जाएगा तो वो कह देंगे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को कि भाई कश्मीर में मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते। चलिए, आप कश्मीर में मुसलमानों की बात कर लें, वो तो आप कर ही रहे हैं, और आप जैसे कर ही रहे हैं, चीन के बारे में भी फिर बात करें ना। अब ये कहना जी कि मैं चीन के बारे में बात नहीं करूंगा, कश्मीर के मुसलमानों के बारे में बात करूंगा, इससे पता चलता है कि ये किस कदर जहालत की बात है, किस कदर मुनाफिकत की बात है, और किस कदर झूठे होने की बात है। अगर आप कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये सूट करता है कि कश्मीर के मुसलमानों के बारे में वो अपना कोई नैरेटिव खुद से क्रिएट करें, चले कर लें, वो तो आप करते ही रहते हैं। लेकिन चीन के बारे में जो पूरी दुनिया को पता है, वो तो नैरेटिव आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो माने तो सही ना। अगर आप अपने मौकफ में इस्लामोफोबिया के अपने उस ढोल के बारे में जो आप पीटते हैं, आप इतने सच्चे हैं, तो माने ना चीन का। हम आपसे कब कहते हैं कि आप ना कहें कश्मीर की बात, कहें भैया आप कश्मीर की बात, अगर साबित कर देंगे तो ठीक है, लेकिन वो तो साबित हुई है चीन की बात, वो तो करें ना। आप उसके साथ साथ कश्मीर की बात भी कर दें, क्योंकि आपको ये सूट करता है, मगर चीन की बात तो करें ना। जब आप चीन की बात नहीं करते तो इससे पता चलता है कि आप किस कदर झूठे, किस कदर डरपोक, और मुझे सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने दीजिए, किस कदर बेगैरत है, कि आपका जो मौकफ है वो इतना इतना आपका सतही और आपके अपने ज़हनी खलजान को सेटिस्फाई करने के लिए है, और जहाँ पे रियलिटी साबित हैं, यानी चीन के मामले वहाँ बोलते ही नहीं। तो
वो बड़ी बिल्कुल। मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड है, मैं तो यही कहूँगा। सर पैसे जो पकड़ रखे हैं इन्होंने, किस मुंह से बात करेंगे? पैसे चाइनीज तो के आगे अमेरिका इनकी से भी आवाज पकड़ते नहीं। हैं, पैसे तो सऊदियों से भी पकड़ते हैं। देखिए, तो फिर अमेरिका के बारे में उल्टी-सीधी बातें क्यों करते रहते हैं? वो इसलिए करते रहते हैं कि अमेरिका की तरफ से इन पर दबाव नहीं होता। अमेरिका की तरफ से आज़ादी होती है कि बोलते रहो। चीन इनको मेरा ख़्याल है जितने अमेरिका से इन्होंने पैसे खाए हैं या जितने इन्होंने अरबों से पैसे खाए हैं, क्योंकि चीन से तो पैसे ये खा नहीं सकते, वहाँ से तो ये लोन आता है। वो तो इनके सर पे है ना, वहां से तो बकायदा आमदादें आई हैं और ये खा चुके हैं। अब पता नहीं आनी है या नहीं आनी, ये एक अलग बात है। वो ये खा चुके हैं, तब भी ये बोला करते थे सबसे ज्यादा अमेरिका इनका दुश्मन होता था, ठीक है। लेकिन अमेरिका के पासपोर्ट या अमेरिका के वीजा के लिए पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तानियों की लाइनें लगवा दें, तो फिर बिल्कुल। ये क्या है? ये माइंडसेट क्या है? ये क्या है? चीन के वीजा के लिए लगाएं ना जरा ये लाइनें, तो बिल्कुल पता जाएगा। सर। कई 22-23 साल इन्होंने जो भी अपने प्राइम मिनिस्टरशिप तक आने के लिए जो स्ट्रगल की, सो कॉल्ड स्ट्रगल, उसमें ये तारीफें करते रहे यूरोप की, और वहाँ की मिसालें देते रहे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर अच्छा है, वहाँ एजुकेशन, हर चीज इनको अच्छी लगती थी। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक बड़ा ही इन्होंने जो है नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट दी कि जी यहाँ पर जो रेप हो रहे हैं वो इसलिए कि जी वेस्टर्न कल्चर की वजह से, उस तरह के ड्रेसेस की वजह से, वेस्टर्न ड्रेसेस को इन्होंने कह दिया। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मतलब चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात हो, चाहे इस्लामोफोबिया की बात हो, कोई भी मामला हो, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, वो मुनाफ़िक़त और झूठेपन का शिकार है। अब इस मामले में भी जो अभी आपने सवाल उठाया कि वो पहले मिसालें दिया करते थे यूरोपियन यूनियन की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जी, कि वहाँ पे साइकिल वाइकिल पे जाते हैं वो। वैसे बाय द वे वो भी जाया करते थे यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट्स। यहाँ भी अब सिक्योरिटीज़ के ऐसे इश्यूज़ हैं, आई डाउट कि किसी छोटे-मोटे किसी यूरोपियन कंट्री का तो चला जाता होगा प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे। अब वो भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि दुनिया अब इतनी ग्लोबल दुनिया हो गई है, पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया में अब बस रहे हैं। उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस और इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं। मैं नहीं देखता कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा मिस्टर जस्टिन ट्रूडो हो या प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या बोरिस जॉनसन हो या जर्मनी की वो हो वाइस चांसलर हो, आई डाउट कि कोई भी किसी बड़े इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्री का लीडर वो बाईसाइकिल तो खैर दूर की बात है, वो अब फ्रीली भी मूव कर सकता हो। अच्छा, लेकिन चलिए ये आइडियलाइज करते हैं, चूंकि इनका ये कहना होता है कि मुझसे ज्यादा मगरब को कौन जानता है। इनका ये ख्याल होता है कि मगरब को यानी जो बाइडेन से भी ज्यादा हम लोग जो साल से रह रहे हैं इन सोसाइटीज में, उससे ज्यादा ये जानते हैं। ये तो कुछ साल रहते हैं, रहते रहे, फिर ये आते जाते रहते हैं। ये तो मतलब एक स्पोर्ट्स प्लेयर रहे के तौर पर रहते रहे, स्पोर्ट्स प्लेयर के तौर पर और प्ले बॉय के तौर पर। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यहाँ की वेस्टर्न वर्ल्ड की रियलिटीज का कितना पता है। जब ये अपने काउबॉय के ज़माने में या अपने वो प्ले बॉय के ज़माने में या स्पोर्ट्स के ज़माने में रहते थे, तब भी आई डाउट कि ये कभी ग्रॉसरी के लिए जाते होंगे। मैं इन पर अब पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता कि ये अपने ग्रॉसरी के लिए खर्चे किसी दूसरे से करवाते हैं या खुद करते हैं। ये एक अपनी जगह पे इंटरेस्टिंग और मज़ाहिया बातचीत हो जाएगी, उस पर फिर किसी बात कर लेंगे। तो आई डाउट कि इन्होंने कभी ज़िंदगी को फर्स्ट हैंड के तौर पर यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, कभी किसी फैक्ट्री में काम किया हो, कभी किसी यहाँ पे किसी इदारे में काम किया हो, वहाँ की चैलेंजेस जो हैं वो उनको सहा हो, कभी इन्होंने ढंग की शादी की हो, इनकी एक बहुत ही अमीर ख़तून के साथ शादी रही, इससे क्या पता चलेगा। एक गली मोहल्ले की किसी यूरोपियन के साथ इन्होंने शादी की हो, पता चला हो कि ज़िंदगी किस भाव बिकती है। इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनका, ठीक है ना। इनके बच्चे जो वहाँ पे पढ़े हैं वो उनकी बेगम की ज़ेर निगरानी है और वो बहुत अमीर खातून है, तो वो एक अलग दास्तान। इनको पर्सनली वेस्टर्न समाज की हकीकतों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इनका यही कहना होता है कि मुझे बहुत पता है। ये जब आपने पूछा कि अपोजिशन में होते थे तो कहा करते थे मैं जब आऊँगा तो वैसे ही समाज बना दूँगा, लेकिन अब ये कहते हैं कि जी वो समाज तो बड़ा गलत है,
पाकिस्तान में चूंकि वो कहते हैं कि जी रेप हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है। अच्छा, 90% जो पाकिस्तान है आरजू, आप ये देखिए वो वेस्टर्न कल्चर में नहीं आता। ये बड़े शहरों में आप कह सकती हैं ना, इस्लामाबाद में, पिंडी जी। में, लाहौर में, कराची में, वहां पर भी सारी जनता जो है, लाहौर की सारी जनता वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में है। वहां पर भी जो डिफेंस के इलाके हैं, जो उमरा के इलाके हैं, वही है ना। जो गरीब गुरबा हैं, आप चले जाइए इंटीरियर लाहौर की गलियों मोहल्लों में, उन बेचारों को वेस्टर्न कल्चर से क्या लेना देना। वो तो अपनी जिंदगी के 2+2 से ही बाहर नहीं आते। तो 90% से ज्यादा पाकिस्तान पर तो वेस्टर्न कल्चर है ही नहीं। इसके बावजूद वहां पर इतना रेप, इतना सेक्सुअल असॉल्ट, बच्चों के साथ इतना जो जिनसी बेरारवी उनके साथ होती है, वो वहां पे वेस्टर्न कल्चर कहाँ से आ गया? ठीक है, फिर इनका ये कहना जी कि खवातीन मुख्तसर लिबास में होती हैं, इसलिए जो है ना रेप का इम्कान बढ़ते हैं। भाई मैं इनसे पूछता हूँ कि 90% जो पाकिस्तान है, जहाँ पे बेचारी खातून नजर ही नहीं आ सकती, वो शटर कॉक में निकलती है, छोटे छोटे मतलब कस्बों में, शहरों में, तो वहां पे जो सब कुछ होता है, वहां पर तो कोई छोटे मुख्तसर लिबास पहनने वाली बच्चियां नहीं घूम रही। तो फिर वहां पे मस्जिदों के हुजरों में जो कुछ होता है, वहां पे जो कुछ जिनसी रेप छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है, तो वो सर अभी जो इतनी वीडियोस आई थी, आपको पता तो लगा होगा, जो इतनी लीक्स हुई है वीडियो लड़कों के साथ, वो क्या है? वो भी जाहिर है फिर यही कहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर है। असल में इस प्राइम मिनिस्टर को, इस शख्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ना इनको मैथमेटिक्स आता है, ना साइकोलॉजी का पता है। ये बस अपने तौर पर एक जो है ना, मैं क्या कहूँ, एक बने हुए हैं खुद से ही दानिश्वर और खुद से ही पॉलिटिशियन। ये सेल्फ मेड जिसे कहते हैं ना, कि खुद से ही वो किसी ने कहा था कि फलां जो आलिम है वो सेल्फ मेड है, यानी खुद से ही उन्होंने अपने आप को आलिम बनाया हुआ है। तो ये खुद से ही आलिम बने हुए हैं मिस्टर खान। तो मिस्टर खान को इनफैक्ट कोई अंदाजा नहीं कि जो इनफैक्ट सप्रेशन है सोसाइटी में, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 90% से ज्यादा पाकिस्तान का जो सप्रेशन है, उसकी वजह से ये सेक्सुअल हरासमेंट और ये जिनसी बेरारवी है वहां पे, क्योंकि जिंदगी नॉर्मल नहीं है वहां पे जिंदगी एब नॉर्मल। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं भी उसी पार्ट से आया हूँ, हमने भी उसी दुनिया को देखा है। आज बहुत सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मगर इंटरनेट की वजह से 24 घंटे राब्ता रहता है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, जो भी कंट्रीज इस तरह के सप्रेशन में अपने मुआशरों के मामलात को आगे लेकर चलते हैं, उनका यही हाल होता है बदकिस्मती से, जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है। तो अब ये इनका जो आर्गुमेंट कि जी वो यहाँ पे जो है वो मुख्तसर कपड़े पहनने वालियों की वजह से होता है, या फिर ये कि यहाँ पर मगरबी जिसको इन्होंने कल्चरल इंपीरियलिज्म समथिंग लाइक दैट कहा है अपने एक इंटरव्यू में, जोनाथन को जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो इसमें उन्होंने ये बात की। तो बिल्कुल बेकार की बात है। फिर मैं आर्गूमेंट अपना दोहराऊंगा कि वो जो 90-95% पाकिस्तान है, जहाँ वेस्टर्न कल्चर का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो वहां पे फिर क्यों इतनी ज्यादा रेप्स की और बच्चों के साथ ज्यादतियों की कहानियां सामने आती हैं? और मैं आपको दावे से कहता हूँ, वहां तो 10% के करीब कहानियां सामने आती है, 90% तो सामने ही नहीं आती। तो ये इस तरह का मुआशरा है जिसको, अपने ही मुआशरे को जिसका वजीर आजम नहीं समझता, तो फिर उसके बाद क्या तवक्को रहती है उस मुआशरे के बेहतर होने की? बिल्कुल, हालांकि लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें थी जब ये आए थे अपनी गवर्नमेंट लेकर, बल्कि उससे पहले, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि कोई नई पार्टी आ रही है तो कुछ शायद बेहतर होगा, लेकिन बड़े इन्होंने मायूस किया है। अभी रिसेंटली सर, एक तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हम हैं, ये तो मतलब कंफर्म हो गया है, लेकिन साथ ही जो है वो ये हैरान भी हो रहे हैं कि अगर आखिर हम ग्रे लिस्ट में क्यों हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे कि शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि जी तालिबान की फैमिलीज यहाँ रहती हैं, वो इलाज के लिए यहाँ आते हैं, और साथ ही हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट होता है। 2 दिन के बाद ये बात सामने आती है कि हाफिज सईद वहां पे रह रहा था और उस वक्त ये ब्लास्ट किया गया, पता नहीं उसको मारने के लिए या किस लिए, लेकिन ये तो दावे करते रहे कि हमने अरेस्ट कर लिया, हमने तो जेल में रखा हुआ है। तो ये मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। ये भी मुझे अभी आप ही के जरिए और पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ एंकर्स
कि इंकशाफात के ज़रिए पता चला कि हाफ़िज़ सईद जिनके बारे में कहा जा रहा था फैटफ यानी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की खातिर इन्होंने उनको जेल में डाला हुआ था। तो वो तो फैटफ की जेल से ये खुद तो नहीं निकले, मगर हाफ़िज़ सईद साहब इनकी जेल से बाहर बैठे हुए हैं। और वैसे वो बाय द वे जेल में भी हो तो वो ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ होगा, ज़्यादा मराहत उनको होंगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाफ़िज़ सईद जेल में है या जेल से बाहर है। एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ इन पाकिस्तान, ही इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। सीधी-सी बात ये है। वो मतलब हाफ़िज़ सईद क्या है, मौलाना अज़हर मसूद क्या है, फ्रैंकली मैटर नहीं करते, क्योंकि ये तो फ्रंट फेस है ना, जो जहाद का कारोबार पूरे का पूरा और जहाद फी सबीलिल्लाह का जो नारा है आज के ज़माने में हमारी फ़ौज का, आज के मॉडर्न ज़माने में जहाद फी सबीलिल्लाह के नारे की कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रैंकली। अब तो स्टेट सोवरेनिटी के तौर पर चलती हैं कि भाई हम अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन रखेंगे, उसके लिए जहाद क्यों चाहिए? वो तो कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं। लेकिन वो बहरहाल उन्होंने जो पढ़ी लिखी सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने भी जहाद फी सबीलिल्लाह का रखा हुआ है, और उसी जहाद फी सबीलिल्लाह के जो फेस हैं वो मिस्टर हाफ़िज़ सईद इज़ वन ऑफ दोज़। अब कोई पता नहीं पाकिस्तान में कि ये इनके जो अपने सो कॉल्ड एसेट्स होते हैं, इनसे ये खुद ही निजात हासिल करना चाहें किसी न किसी मुकाम पे जाके, चूँकि इनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो उनको मुस्तकिल जेल में रखें या मुस्तकिल मराद देते रहें। तलवार लटक रही है फैटफ की, और इनका ये भी कहना होता है कि भाई हम फैटफ में क्यों हैं, वो हमने तो 27 में से 26 पॉइंट्स कर लिए। तो जैसे होता है ना कि क्रिकेट मैच के 20 ओवर्स का क्रिकेट मैच है, तो वो बताते हैं कि भाई हमने तो बस कर लिया अपना स्कोर पूरा कर लिया, तो हमें तो अब विनर बना दें। अब ये नहीं सोचते। मैं हैरान होता हूँ आरज़ू, जब मैं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की बात सोचता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा पेशरफ्त की, वो इस तरह की बातें भी कर रहे होते हैं। फैटफ से निकलने के लिए दुनिया को हमने बता दिया कि हमने क्या काम किया। भाई पहले तो दुनिया को ये बताएं कि आप गए क्यों थे। फैटफ में जाना कोई एजाज की बात तो नहीं है ना। पहले तो ये है कि आप गए क्यों थे। अच्छा, अगर आपने फैटफ के 2 वो हैं ऑपरेशन समथिंग लाइक दैट, उसमें एक जो है जिसमें होते 27 इन पे वो आ गए थे नकात, या जो भी उसको ये कहते हैं, उसमें से 26 उन्होंने पूरे कर लिए। मगर जो सबसे मुश्किल है 27वां, वो सबसे भारी पत्थर है, जिसको चूमना भी मुश्किल है और उसको हटाना भी मुश्किल है। वो ये है कि गिरफ्तार करके दें। मौलाना हाफ़िज़ अज़हर मसूद की बात की फैटफ के प्रेसिडेंट ने, नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि वो जो जहादी हैं उनको अरेस्ट करके, अब वो अरेस्ट करने के बाद वो ज़ाहिर है वो सिर्फ ये नहीं कह रहे फैटफ वाले कि वो पाकिस्तान की किसी जेल में या उनको घर में बंद कर दें, वो ये कि UNO के हवाले करें, क्योंकि UNO के वो है ना एनलिस्टेड टेररिस्ट। बेसिकली वो इंडिया के भी एनलिस्टेड टेररिस्ट बाद में आते हैं, पहले तो वो UNO के हैं, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो एनलिस्टेड टेररिस्ट हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। ये उनको हवाले करके, ये उनको पकड़ के उनके हवाले कर पाएंगे, या ये जो 27वां नुक्ता है ये इसी तरह लटकता रहेगा और फैटफ की तलवार लटकती रहेगी। अच्छा, अभी बड़ी डिफरेंट खबरें आ रही हैं। जैसे मैंने खुद वो जो मिस्टर हमाद अज़हर है, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद कहा कि अभी रिसेंटली उनको एक और ऑपरेशन में 7 नुकात पर मुश्तमिल पकड़ा दी गई है लिस्ट, और वो उनका खुद कहना है। वो मैंने वो क्लिप संभाल के रख लिया है ताकि वो जैसे कहते हैं सनद के तौर पर, वो उनका खुद कहना है कि हमें अब इन 7 नुकात पर भी अमल करना होगा। जब तक हम इस पे पूरा नहीं उतरेंगे हम फैटफ से बाहर नहीं आएंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता, सही, मैंने तो फैटफ से नहीं पूछा। ये तो या तो फैटफ के बारे में फैटफ खुद बताए, जो पाकिस्तान के हवाले से उनकी है स्टेटमेंट, जो फैटफ ने बता दिया, और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बताए कि भाई वो क्या। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो जो एक नया उन पे 7 नकात की फिरिस्त उनको थमाई गई है, वो उसमें तो कहते हैं जो दूसरे मुल्क होते हैं उनको तो 2-3 साल लगते हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत बहादुर हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत ग्रेट हैं, तो हम इसको 12 महीने में पूरा कर लेंगे। और फिर उनका आखिर में जुमला था कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तो हम फैटफ से बाहर नहीं आएंगे। तो फिर ये जो फैटफ का इजलास गलबन 3-4 माह बाद होता है, तो इसके बारे में अब हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब हमें सीधा 1 साल बाद सोचना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमाद अज़हर के मुताबिक। यानी 1 साल तक फैटफ की तलवार आपके सर पर है कम से कम। वो भी आप अगर एफिशिएंट हुए
तो आपने जो कर कि नहीं है, जो कि नहीं है। वो कहते हैं हम और बहुत एफिशिएंट है, दूसरे मुल्क नहीं होते, वो नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे। लेकिन सर इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके तो खैर क्या ही कहने हैं। आप खुद जानते हैं कि ये मोटरवेज जो हैं उनको गिरवी रख रहे हैं, ये एयरपोर्ट्स को गिरवी रख रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं के एक मिनिस्टर जो हैं शौकत यूसुफजई, मैं दिखा भी देती हूँ, उनका स्टेटमेंट है कि हम तो जी दूसरी कंट्रीज को लोन देने की पोजीशन में आ गए। तो अब इस तरह के जब मिनिस्टर्स होंगे तो क्या उम्मीद रख सकते हैं हम लोग कि क्या कहाँ से पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल पाएंगे? हाँ, हो सकता है को 10-15 मिलियन डॉलर किसी को दे दे, इतना तो एक रियासत दे ही सकती है ना। मतलब किसी बहुत ही छोटे गरीब मुल्क को, अफ्रीका के, 10-15 मिलियन डॉलर दिखाने के लिए दे दे, और मिस्टर जो भी ये शौकत वट एवर हिज नेम इज, इनका ईगो पूरा हो जाएगा कि भाई हम तो दूसरों को लोन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने सूरत हाल बताई कि एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हैं, अपने इदारे गिरवी मोटरवेज रख रख रहे रहे हैं, हैं, मोटरवे रख मोटरवेज। रहे हैं, और वो ज्यादातर तो यही खबरें आ रही चाइनीज को गिरवी रख रहे हैं, क्योंकि गिरवी और कंट्री को लेता नहीं है। और ठीक है, वो चाइनीज ही कहते हैं अच्छा हाँ भाई बिल्कुल। ठीक है गिरवी रख दो। तो चाइनीज इनके बहुत करीबी भी हैं, और सबसे ज्यादा मिसट्रस्ट भी चाइनीज को ही इनके ऊपर है, क्योंकि मिसट्रस्ट भी शायद उसी को होगा जो सबसे ज्यादा करीबी होगा। ठीक है, तो उनको ये आइडिया है कि भाई इनसे गिरवी रखवा लो, और तो कोई हल नहीं इनका। लेकिन सर एक तरफ तो शेख रशीद साहब का ये स्टेटमेंट है कि तालिबान यहाँ पर उनकी फैमिलीज हैं, उनका इलाज हो रहा है, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो हम तो बॉर्डर बंद कर देंगे। तो ये दो तरह की स्टेटमेंट्स को आप कैसे समझते हैं कि ये इनका आपस में कोई बातचीत नहीं होती है? कुछ और कह रहा है, दूसरा बिल्कुल ही कोई और बात कर रहा है। देखिए, तालिबान की जो सिचुएशन है वो अब डिफरेंट है। एक ज़माने में तालिबान की सिचुएशन 9/11 के फ़ौरन बाद जैसे होती है, वो जो थे ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर सामने आई थी। लेकिन अब ये एक रियलिटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये है कि अमेरिकन तालिबान को एज अ पार्टी डील कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपको याद होगा मुशर्रफ के ज़माने में भी और मुशर्रफ के बाद भी पाकिस्तान में बहुत सारे बम धमाके होते थे, बहुत सारे लोग बेचारे मासूम लोग मारे जाते थे, और उसमें टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो उसकी ज़िम्मेदारी लिया करते थे। सो मच सो आपको वो पेशावर के जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो इंतहाई दर्दनाक वाक़या वो भी हम सबको याद है। उसकी भी ज़िम्मेदारी इसी एहसान ने ली थी, जो बाद में इन्हीं के जिसे कहते हैं एक तरह से कोट अनकोट दामाद बन के आए थे इसी एस्टेब्लिशमेंट भगा से, दिया इन्होंने, गायब और कर दिया उसको। फिर उनको भगा दिया। ठीक है ना जी। तो वो मतलब ये तो वही लोग थे। लेकिन अब तालिबान पहले भी बहुत सारे ग्रोहों में बटे हुए थे, अब भी कुछ ग्रोहों में, पहले जैसी उनमें ग्रोहबंदियां नहीं रही। अब उनको भी आपस में अमेरिकन ने, कतरियों ने, तुर्कियों ने उनको कर दिया। तो पाकिस्तान का गालबन तालिबान पर उतना ज़्यादा अब कंट्रोल नहीं है। तालिबान आपके और मेरे इल्म में है कि वो शदीद सुन्नी, जो सख्त गिर सुन्नी होते थे वो, और वो एंटी शिया उनका बहुत खौफनाक स्टैंड रहा है। लेकिन वो ईरान से भी पैसे खाते थे, ईरान की शिया सरकार भी उनको पैसे देती थी। तो हुकूमतों में और दुनिया की पॉलिटिक्स में ये तो फिर होता है। मतलब आप देख लीजिए, चाइना जो है वो इस्लामिक जो इश्यूज हैं उनके बारे में बहुत सख्त गिर है। 1 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों को उन्होंने वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है। लेकिन चाइनीज़ भी जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं उनको यूज़ करते हैं और करेंगे। जहाँ कहीं उनको सूट करेगा कश्मीर में कर लेंगे, कहीं और कर लेंगे। तो ये तो सब कारोबार है। अब शेख रशीद का प्रिसाइजली ये कहना कि जी अगर तालिबान की सरकार वहाँ पे आई तो हम अपने बॉर्डर बंद कर देंगे, तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि ये जो तालिबान की सरकार अगर वहाँ पे आएगी, वो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान की हमायती नहीं होगी। वो वाली सरकार नहीं होगी जो एक ज़माने में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार हुआ करती थी अफगानिस्तान में, 96 की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर तालिबान की हुकूमत आई तो अगर शेख रशीद को या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को खतरात हैं, तो वो यही है कि ये अब हमारी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, जो तालिबान पाकिस्तान में अभी भी उनके अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, रहते हैं, वो उनके ज़ेरे असर हैं, और ऐसा भी है कि उनमें से भी बहुत सारे इनके ज़ेरे असर नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बात बता दूँ, उनकी मजबूरी है उन तालिबान की कि उनके पास कोई राहदारी नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है। क्योंकि उनके अफगानिस्तान की सरकार के साथ सियासी इख्तलाफात हैं, वहाँ से पासपोर्ट मिलता नहीं। अरसा दराज से वो इधर रह रहे हैं।
और यहीं से होके वो कतर जाते हैं, यहीं से होके वो जर्मनी जाते हैं, जो उनकी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में उनके कारोबार हैं, अफ़गानिस्तान में भी हैं उनके। तो वो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का ही, जब उनके पास वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा तो पाकिस्तान के अस्पताल से ही वो इलाज करवाएँगे ना। वो अफ़गानिस्तान में जब सियासी तौर पर जाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा, तो यहाँ से ही करवाएँगे। वो तालिबान उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जब कभी फ़र्ज़ कीजिए अगर तालिबान की सरकार वहाँ पे आ ही जाती है, जो मुझे डाउट है, मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है, अब ये अमेरिकन्स के निकलने के बाद डिवाइडेड होगा अफ़गानिस्तान का। कुछ में शायद हुँ। तालिबान का होगा असर रसूख, और कुछ में इनका होगा जो इस वक़्त की सरकार है। तो वो फिर एक पता नहीं खाना जंगी की सूरत है, या अमेरिकन्स क्या डील कर रहे हैं, कतरी क्या बात कर रहे हैं, अरब क्या बात कर रहे हैं। तो तालिबान तो उनकी बात सुनेंगे ऑफ़ कोर्स, जहाँ से पैसा आएगा। पाकिस्तान से पैसा आने का इम्कान नहीं है। चूँकि अभी तो मतलब पाकिस्तान तो बेचारा जो है वो खुद गिरवी रख रहा है, अपने बिल्कुल। एयरपोर्ट्स भी, मोटरवे भी, हुँ। तो वो तालिबान को क्या खिलाएँगे? तो तालिबान ने तो ये देखना भई कहाँ से हम खा सकते हैं। और ये मैं तालिबान को सिर्फ़ मैं कसूरवार नहीं ठहराता, दुनिया की हर हुकूमत, फ्रैंकली उनके स्टेक्स होते हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन, हर बड़ा आदमी, हर बड़ी हुकूमत, हर बड़ा मीडिया, जहाँ ऑब्वियसली उनके हाँ। स्टेक्स होते हैं, वो वहीं पे साथ जुड़ते हैं। ये एक बिल्कुल। रियलिटी है, हमें माननी पड़ेगी, ये रियलिटी। सर लास्ट में मैं आपसे जी, ये पूछना चाहूँगी कि एक तो जैसे हम बात कर रहे थे ये जो ड्रोन्स हैं, अगर इस पे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, चाहे गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ने ना किया हो, किसी ने भी किया हो, तो भारत में ये बात हो रही है कि अब के हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं और अब हम ये अटैक कर देंगे, वो कर देंगे। आपको लगता है कि भारत कुछ ऐसा करेगा? दूसरा भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं तालिबान के साथ। वो भी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पहले मैं उस पे बात करता हूँ, जब अमेरिकन्स तालिबान के साथ मिल रहे हैं, बल्कि अमेरिकन्स ने ही तालिबान को इनवाइट किया है, तो भारत को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए। जब मैंने कहा कि ईरानी जो शदीद शिया सरकार है वहाँ की, और ये शदीद सख्तगीर सुन्नी लोग हैं, जब ये आपस में कारोबार कर सकते हैं, ये तो एक सीधी-सी बात है। और ऑफ़ कोर्स तालिबान को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान का जो पोस्ट विथड्रॉल अमेरिकन जो होगा मामला, उसमें तालिबान एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। इसीलिए तो अमेरिकन उनसे मिल रहे हैं। अमेरिकन ऐसे राह जाते किसी ग्रोह से तो नहीं मिलेंगे ना। मगर सर उनको टेररिस्ट भी तो बोला जाता है, उनको तो इस बोला तरह के जाता लोगों था, से मिलना सही है क्या? बोला जाता था, हुँ। बोला जाता था। पाकिस्तान उनको कि मतलब कहते थे कि ये बहुत ही पैट्रियट हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अब मुझे लगता है कि कहानी मुख्तलिफ हो जाएगी। अब पाकिस्तान उनको टेररिस्ट बोलेगा, बाकी दुनिया उनको स्टेक होल्डर के तौर पर लेगी। ठीक है? तो ये जो है ना जियोपॉलिटिक्स में दुनिया की हकीकतें बदल जाती हैं। चूँकि तालिबान अभी भी ज़िम्मेदारी लेते हैं, अफ़गानिस्तान में आए दिन धमाके करते हैं, लेकिन कौन-सा ग्रुप तालिबान का वो ज़िम्मेदारी लेता है, ये देखने वाली बात है। अब ये तक इत्तलात हैं जो ग्रुप वहाँ पे धमाके कराते हैं, उसके बारे में इंटरनेशनल बरादरी का ये कहना है कि वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं, और वो ये दिखाने के लिए धमाके कराते हैं कि भई तालिबान तो टेररिस्ट है। लेकिन जो असल तालिबान जो कतर में बैठे हैं, वो कहते हैं हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जी। एक कन्फ्यूजन है। भारत भी उनके साथ मुलाकात करेगा, जैसा कि मैंने कहा। अमेरिका ने ही तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। ये अलग बात है कि उससे पहले अमेरिका ने ही उनको बनाया था सोवियत के खिलाफ। तो दुनिया तो बदलती रहती है ना। अगर जी। हम एक ही जगह पे खड़े रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़मीन हरकत नहीं करती। ज़मीन तो हरकत कर रही है, दुनिया हरकत कर रही है, चीज़ें बदल रही हैं, पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं। तो भारत की उनसे बातचीत बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि भारत ने काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कंधार हो, काबुल हो, मतलब पूरे अफ़गानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और तालिबान फ्रैंकली जो मतलब कोट अनकोट असल वाले तालिबान है, कतर में जो बैठे हुए हैं, वो और हैं। वो उनके साथ हैं, भारत के साथ। अब इस सारी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए टफ टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हम ये अफ़गानिस्तान की डील में कुछ कमा लेंगे, कोई अड्डे-वड्डे ना भी दिए तो फैसिलिटेशन दे देंगे, जो कि उन्होंने दे भी दी। उसके बावजूद कुछ मिल नहीं रहे पैसे-वैसे, क्योंकि अमेरिकन्स उनको शायद फ्रस्ट्रेट बहुत कर रहे हैं। वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पर अमेरिकन्स साथ नहीं दे रहे।
ये लगता है और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आने वाले दिनों में। तो सर ये इंडिया की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो भी कोई इस तरह से अगर साबित हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से आया, तो आपको लगता है कि कोई एक्शन हो सकता है वहां से? देखिए, इंडियन सरकार ने तो अभी तक किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया इस सारे। वो शायद इसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज ही भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने यूनाइटेड नेशन की एक साइबर मीटिंग में बातचीत करते हुए बगैर नाम लिए उन्होंने कहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी और स्पेस के जो थ्रेट्स हैं ये हैं, वो उसमें किसी का नाम नहीं उन्होंने लिया। तो इंडिया अगर ये साबित होता है, अच्छा अब ये साबित कैसे होगा? हो सकता है ये इंडिया से ही उड़े हों ड्रोन, मतलब इंडिया से मेरी मुराद है कि वही जम्मू के इलाके के अंदर से ही वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और कई मजीद आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कर दिया हो। लेकिन देखने में बात ये है कि ये माइंडसेट कहाँ से आया, इसकी प्लानिंग कहाँ से आई? ऑफ कोर्स इसकी प्लानिंग और ख़ास तौर पर उस डिवाइस पे बम को चढ़ाना, ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तो मतलब अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ना भी हो तो इनके रोग एलिमेंट्स की तो ज़रूर है। अगर ये कहें कि आजकल तो हम रिपेयर में हैं तल्लुकात के, चूँकि इंटरनेशनल बरादरी का हम पे दबाव है, सीज़ फायर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम नहीं इस तरह की हरकतें कर रहे। हो सकता है ना ये कर रहे हो, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रोग एलिमेंट्स तो ज़रूर हैं इनके। लेकिन जैसा कि हमने बातचीत आरज़ू आज के शो में शुरू की थी कि उम्मीद होती है कि शायद कभी ये हालात बेहतर हों, मगर बदकिस्मती से ये रोग एलिमेंट या नॉन सीरियस एक्टर्स या ये जो स्टूपिड एक्टर्स हैं, ये ख़त्म होते ही नज़र नहीं आ रहे। और वो जो एक सोबरनेस उस रीजन में आनी चाहिए, जो एक सोफिस्टिकेशन आनी चाहिए, जो एक सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट इन जियोपॉलिटिक्स आना चाहिए, स्पेशली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो आता नज़र ही नहीं आ रहा। कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देते हैं, फिर भारत का मीडिया जिस अंदाज़ में फिर अपना चीहो पुकार करता है, तो उससे फिर एक तमाशा ही लग जाता है। बिल्कुल। ऑब्वियसली, और मतलब मेरे जैसे और आप जैसे जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं, वो ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि कब ऐसी फ़ज़ा बनेगी कि जिसमें बातचीत एक सीरियस और सोबर एनवायरनमेंट में हो सके, बेशक इख्तलाफात ही क्यों ना हो, डिसएग्रीमेंट्स को भी तो आपस में सोबर अंदाज से डिस्कस किया जा सकता है, तभी वो डिसएग्रीमेंट्स भी सॉल्व होते हैं। अगर उनमें नॉन सीरियसनेस रहे, उसमें खिलंडरापन रहे, स्टूपिडनेस रहे, तो वो फिर कभी भी सॉल्व नहीं होते। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसकी वजह से सर सारा बजट जो है वो डिफेंस में ही चला जाता है और एजुकेशन के लिए भी बहुत ही कम रखा है और हेल्थ सेक्टर में भी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो और दोनों कंट्रीज में यही हाल है, जाहिर है वो सबके सब अपना बजट जो है डिफेंस में लगा देते हैं और ना खुद आराम से रहते हैं ना दूसरे को रहने देते हैं, लेकिन कोई इस चीज को सीरियसली लेके नहीं चल रहा। और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से तो खैर बहुत ज्यादा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है और हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, हमारे ख्याल से बाकी सब कंट्रीज हमसे कम है, तो वो जो एक कंपटीशन का माहौल हम बनाते हैं जो हमें नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि मैं एक आपने बात ज्वाइन यहाँ किया। पे करना जी जी। चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में तो हेल्थ का और एजुकेशन का बजट ना होने के बराबर है। भारत में ठीक है, डिफेंस पे 50-60 बिलियन यूएस डॉलर साल का बजट रहता है, मगर इसके बावजूद उनका एजुकेशन और हेल्थ पे ठीक-ठाक बजट होता है। पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिज़न नहीं होता, वो होता है। अब भारत अगर पाकिस्तान के साथ मसाइल हल भी हो जाएँ, तो भारत अपने डिफेंस के बजट को शायद कम नहीं कर सकता, उसको तो आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि उसका मुकाबला जो है वो चाइना के साथ है। पाकिस्तान तो उसके साथ मुकाबले में नहीं है फ्रैंकली, किसी भी एतबार से। पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान अपना बजट अगर 11-12 बिलियन का है, उसको वो बढ़ा के फ़र्ज़ कीजिए, जो भी उनका नंबर है मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, उसको बढ़ा के वो कितना क लेके जाएँगे? वो तो मेरा इस वक़्त $2 बिलियन भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अच्छा, फिर क्या फ़ायदा जब इतना फ़र्क है भारत के साथ, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड ख़त्म करना चाहिए, अपनी आवाम पे फ़ोकस करना चाहिए और भारत इनके लिए कोई थ्रेट नहीं होगा अगर ये भारत के लिए थ्रेट ना हो तो।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि सर मैं तो आदेश कावस जी का ने एक बात जो की थी वो ये कि किसी शो में उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को भारत के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। उन्होंने कहा वही जो एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ करता है। तो जब तक पाकिस्तान इस ख्याल में से नहीं निकलेगा कि हम बहुत बड़े हैं, और जब तक ये बात नहीं मानेगा कि कोई कंपटीशन है नहीं भारत के साथ, जब तक ये चीज रहेगी, बांग्लादेश इसीलिए आगे चला गया कि वो किसी किस्म के कंपटीशन में नहीं पड़े। और हमारे यहाँ हर चीज में अगर उन्होंने 2 मिसाइल बना दिए तो हमें भी जरूरी है, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो यहाँ भी वही होगा। इस चीज में जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी भी हुई है और नुकसान भी उठाया, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन शुक्रिया, किया। थैंक यू शुक्रिया, सो आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।